100 बहुओं का ससुराल। सुशीला अपने बेटे कुणाल के लिए बहुत ही चुनकर बहू लेकर आती है। सुशीला की बहू नीलम बड़ी गुणी और सुंदर है। वो जॉब भी करती है और घर भी अच्छे से संभालती है। सुशीला अपनी बहू को बहुत प्यार करती है। नीलम को कभी भी ये एहसास नहीं होता कि वो अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में है। नीलम, ए नीलम बहू, कहाँ हो? जल्दी आओ और मेरा सामान उठाने में थोड़ी मदद कर दो बेटा। अरे माँ जी, आप ये इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करके आ रही हैं? आप तो बस घर के 1-2 सामान लेने गई थी ना? अरे गई तो थी, पर वहाँ मुझे एक नई दुकान दिख गई और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी शॉपिंग ही कर लूँ। लाइए, पहले ये सब ठेले आप मुझे दीजिए और आराम से बैठिए। आज तो बहुत थकी मैं, बाहर बहुत ही गर्मी थी। अच्छा माँ जी, दिखाइए तो सही आप क्या लेकर आई हैं। ये देख, ये नीला सूट मैं अपने लिए लाई हूँ और ये गुलाबी तेरे लिए, और ये 2 टी-शर्ट मैं कुणाल के लिए लेकर आई हूँ। वाह माँ जी, ये तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। सास और बहू अपने गप्पे मार रहे थे, तभी उनकी काम वाली लक्ष्मी बर्तन धोकर जाने लगती है। जाते जाते वो भी वहाँ खड़े होकर कपड़े देखने लगती है। कपड़े तो सच में बहुत ही सुंदर है मालकिन, आपकी पसंद का ना कोई जवाब नहीं। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा तू जरा मुड़कर तो दिखा। क्या हुआ मालकिन? अरे ये देख, तेरा सारा सूट फट रहा है। ऐसे फटे कपड़े पहनकर तू घर घर जाती है, कोई अच्छा लगता है क्या? परसों ही तुझे मैंने तनख्वाह भी दी थी, आपने लिए कपड़े क्यों नहीं लिए? अरे मालकिन, आपको तो पता ही है मेरा आदमी कैसा है, तनख्वाह देखी नहीं कि सब छीन लेता है। एक काम कर, तू ये सूट रख ले और अब दोबारा ये फटा सूट मत पहनना। और हाँ, ये कुछ पैसे, इन पैसों को अपने आदमी से छुपा कर रखियो, ये तेरे काम आएंगे, समझी? अरे नहीं नहीं मालकिन, ये इतना महंगा सूट और ये तो आप अपने लिए लाई हो ना, और ये इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकती। हाँ माँ जी, ये तो आप अपने लिए लाई हो ना, और आपने तनख्वाह दे तो दी थी ना। अरे बहू कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आऊंगी। अरे मालकिन, अरे अब बस कर, तू भी तो मेरी बहू जैसी है, मेरी नीलम जैसी। लक्ष्मी पैसे और सूट लेकर चली जाती है। नीलम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसकी सास ने इतना महंगा सूट इतने झट से लक्ष्मी को दे दिया, पर वो बिना बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन कुणाल और पिंकी को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए कुणाल अपनी माँ को पैसों से भरा एक लिफाफा पकड़ाता है और बैंक में जमा करने को कहता है। सुशीला वो लिफाफा बैग में डालकर बैंक के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में सुशीला को अपनी पुरानी पड़ोसन की बहू मिल जाती है। अरे पिंकी, तू यहाँ कैसे? माँ जी, बस यहाँ किसी काम से आई थी। अच्छा, आजकल तुम लोग कहाँ रह रहे हो? यहाँ से जब से गए हो तब से आज तक तुम्हारी सास से तो मिलना ही नहीं हुआ। माँ जी, उनका तो अभी 2 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है। उनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। माँ जी, हमारा तो घर भी बिक गया और इन सब भाग दौड़ में मेरी नौकरी भी चली गई। अब तो यहीं पास में एक छोटे से कमरे में किराए पर रहती हूँ। बहुत परेशान हो गई हूँ माँ जी। मम्मा देखो, उस लड़की के पास कितनी अच्छी साइकिल है, मुझे भी ऐसी साइकिल चाहिए मम्मा। नहीं बेटा, वो साइकिल बहुत महंगी है, हम नहीं ले सकते। चलो जाओ, तुम बच्चों के साथ जाकर खेलो बेटा। सुशीला बड़ी भावुक हो जाती है। उस बच्ची को ऐसे एक साइकिल के लिए रोते देख उसे बड़ा दुख होता है। वो जल्दी से अपना पर्स खोलती है और उसमें से सारे पैसे निकालकर पिंकी के हाथ में रख देती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? अरे अब कुछ मत बोल, बस चुपचाप ये रख ले और मेरी अपनी बेटी को साइकिल दिला देना, और बाकी पैसे तुम्हारे काम में आएंगे। पर माँ जी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अरे क्यों नहीं ले सकती? तू मुझे माँ जी बोलती है ना, फिर तू भी तो मेरी बहू जैसी हुई। आप बहुत अच्छी है माँ जी, मेरी सासू माँ आपकी ऐसे ही तारीफ नहीं करती। सुशीला को पिंकी की मदद करके बड़ा अच्छा लगता है। वो खुशी खुशी घर आती है। अरे माँ जी, आपको इतनी देर कैसे होगी? आपने बैंक में पैसे जमा तो करवा दिए ना? पैसे? बहू तुझे पता है, मुझे आज ना मधु की बहू पिंकी मिल गई थी रास्ते में। मुझे तो सुनकर बड़ा ही धक्का लगा। बेचारों का घर भी बिक गया और बेटे की नौकरी भी चली गई, यहीं कहीं किराए पर रह रहे हैं। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको उनको देखने जाना चाहिए।
हाँ, मैं 2-3 दिन में ज़रूर होकर आऊँगी। अच्छा माँ जी, वो बैंक की स्लिप दे दीजिए ना, मैं अलमारी में रख दूँ। मैं बैंक तो जा नहीं पाई बहू। ओह अच्छा, वो पिंकी मिल गई थी इसलिए। कोई बात नहीं, अब कल मैं ही पैसे जमा कराऊंगी। वैसे भी कल मेरी छुट्टी है, पैसे दे दीजिए। अरे बहू, वो ना पिंकी की बेटी एक साइकिल के लिए रो रही थी और पिंकी की हालत भी बड़ी बुरी हो रही थी, तो मुझसे देखा नहीं गया। तो आपने क्या किया माँ जी? मैंने वो सारे पैसे पिंकी को दे दिया। ये सुनकर नीलम वहीं खड़ी हो जाती है। उसे तो एक बार को यकीन ही नहीं होता। उसकी हालत देखने वाली होती है। अरे क्या हुआ बहू, ऐसे चौंक कर क्यों खड़ी हो गई? मैंने उसकी मदद करके एक अच्छा काम ही तो किया है। माँ जी, वो एक बहुत बड़ी रकम थी जो हम अपने नए घर के लिए जमा कर रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? मदद के नाम पर आप उसे साइकिल दिला देती, पर इतने सारे पैसे दे दिए। अरे वो भी तो मेरी बहू जैसी है ना। मैं क्या बोलूँ अब ये शाम को आएंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। रात को जब कुणाल खाना खाकर सोने की तैयारी में होता है तो नीलम गुस्से में उसके पास जाती है। भूल जाओ कि हम नया बड़ा घर ले पाएंगे कभी भी। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो नीलम? हम नया बड़ा घर जरूर लेंगे। कैसे लेंगे? फ्री में मिल जाएगा क्या? अरे फ्री में क्यों मिलेगा? हम हर महीने पैसे बचाकर बैंक में जमा तो करवाते हैं, उनसे लेंगे। वो पैसे बैंक तक पहुंचेंगे तब ना। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारी माँ पूरी दुनिया को ऐसे ही पैसे लुटाती रही ना, तो ऐसा ना हो कि हमारा यह छोटा सा घर भी बिक जाए और हम सड़क पर आ जाएं। अब किसको दे दिए पैसे उन्होंने? वो मधु आंटी को, उनके पड़ोस में रहती थी ना, उनकी बहू पिंकी मिली थी, उनको सारे पैसे दिए आई हैं जो तुमने बैंक में जमा करने को दिए थे। हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी भी ऐसी ही हालत हो गई थी जब उन्होंने मुझे बताया था। अरे मदद करना बुरा नहीं है, पर इतनी ऐसे पैसे लुटा लुटा कर हर किसी को बोल देती है, अरे ये तो मेरी बहू जैसी है, ये तो मेरी बहू जैसी है। जाने कितनी बहू बना रखी है तुम्हारी माँ ने। माँ के इस दान पुण्य से मैं भी दुखी हूँ। हम इतने तो अमीर नहीं है, पर माँ समझती क्यों नहीं है? जिसको ही तकलीफ में देखती है बस उनको उसमें तुम नजर आ जाती हो। मैं कैसे? अरे मतलब उनको सब अपनी बहू जैसी लगती है। कुणाल और नीलम उस रात बड़े परेशान रहते हैं, पर वो अपनी माँ को कुछ बोल भी नहीं सकते थे, नहीं तो कहीं उन्हें बुरा लग गया तो। अगले दिन एक नई शुरुआत होती है। कुणाल और नीलम दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सुशीला घर पर अकेली होती है। वो घर पर बोर हो रही थी, इसलिए टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसका भतीजा और उसकी बहू रज्जो खड़े थे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आओ अंदर आ जाओ। तुम दोनों आने वाले हो, मुझे बता देते तो मैं नीलम को ऑफिस नहीं जाने देती। अरे नहीं बुआ जी, भाभी जी की छुट्टी क्यों करवानी? वो तो आज अचानक आना पड़ गया, वरना फोन करके ही आता। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो तेरा ही घर है। अच्छा मैं पहले कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर हम बातें करते हैं। अरे नहीं बुआ जी, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? वो बुआ जी समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे बोलूँ। अरे जैसे बचपन में बोलता था ना, बिल्कुल वैसे। आज बड़ा हो गया है तो बुआ को नहीं बताएगा क्या? है, चल जल्दी से बता क्या बात है। वो बुआ जी, वो बुआ जी मैं बताती हूँ आपको। दरअसल इनको काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है। अब ये मुझे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसलिए बस चाहते हैं कि जब तक ये वापस ना आए मैं यहीं रहूँ आपके पास। वो बुआ जी ऐसी हालत में किसी बड़े का होना तो ज़रूरी है ना। कैसी हालत में बेटा? क्या हुआ है? वो रज्जो पेट से है, अभी दूसरा महीना ही लगा है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। मैं तो बड़ी खुश हूँ। अब मैं जल्दी दादी भी बन जाऊंगी। ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर दी है। और हाँ, तू रज्जो की चिंता मत कर, ये भी तो मेरी बहू ही है, कि इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आप बहुत अच्छी हो बुआ जी। राजू अपनी बीवी रज्जो को सुशीला के पास छोड़कर चला जाता है। बहू तू जा अंदर कमरे में आराम कर, बिल्कुल अपने घर की तरह रहना। हाँ? जैसे मेरी नीलम बहू है वैसे ही तू है मेरे लिए। कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना है। जी माँ जी। शाम को कुणाल और नीलम थके हारे ऑफिस से आते हैं।
आने में उनको देर हो जाती है, इसलिए नीलम फटाफट किचन में खाना बनाने जाती है। अरे बहू क्या बना रही है? आलू मटर और रोटी बना रही हूँ माँ जी। अच्छा तो एक जने का खाना और बना देना। हाँ किसके लिए माँ जी? कोई आ रहा है क्या? आ नहीं रहा, आ गई है मेरी बहू रज्जो। वो राजू है ना मेरा भतीजा, उसकी बीवी रज्जो। अच्छा रज्जो आई है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब रज्जो को बोल देना कि 2-4 दिन रहकर ही जाए। अरे 2-4 दिन नहीं, अभी तो वो यहीं रहेगी। यहीं रहेगी मतलब? सुशीला फिर नीलम को सारी बात बताती है। नीलम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या बोले। वो सीधा कुणाल के पास जाती है। हे भगवान, माँ भी ना एक प्रेग्नेंट औरत को ऐसे कैसे अपनी जिम्मेदारी पर रख लिया, और वो भी पता नहीं कब तक के लिए। छोड़ो भी, मैं तो बस बताने आई थी। मैं चलती हूँ, जाकर खाना भी तो बनाना है। नीलम वापस जाकर खाना बनाने लगती है, तभी रज्जो आकर कहती है, अरे दीदी नमस्ते, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ रज्जो, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ दीदी। अच्छा अब क्या बना रही हो? आलू मटर। आलू मटर? मुझे तो पनीर की सब्जी खाने का मन था। खैर कोई ना, आलू मटर ही खा लूँगी। ये बात सुशीला सुन लेती है और उसी वक्त नीलम को पनीर की सब्जी बनाने के लिए कहती है। नीलम पहले ही थकी हारी होती है और ऊपर से पनीर की सब्जी। रज्जो मुस्कुराते हुए एक सेब उठाकर वहां से निकल जाती है। नीलम गुस्से में एकदम लाल चुपचाप खड़ी थी। 2-2 सब्जी बनाने में उसे घंटों लग जाते हैं। वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाई रही थी कि रज्जो बोल पड़ती है, दीदी मुझे सलाद भी देना। वो डॉक्टर ने बोला है कि जितनी ज़्यादा सलाद और फल खाओगी उतना ही बच्चे के लिए अच्छा है। सलाद? नहीं आप थक गई होगी ना, अब बैठो मैं ले लेती हूँ सब कुछ। अरे बहू तू आराम से बैठ और खाने का स्वाद ले। जी माँ जी। अरे नीलम तुझे नहीं, मैं रज्जो को बोल रही थी। वो प्रेग्नेंट है ना, तू जा उसके लिए सलाद लेकर आ। जी माँ जी। कुणाल ये सब देख रहा था और उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। सब लोग खाना खाने लगते हैं, पर कुणाल और नीलम का खाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उनको रज्जो की हरकतें बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। पर सुशीला जी को कुछ दिखे तब ना। वो रज्जो को कोई काम नहीं करने देती और उसके ऊपर ढेरों पैसे उड़ाती रहती। काफ़ी दिन निकल जाते हैं। कुणाल और नीलम अपने सामने सुशीला को पैसे लुटाते चुपचाप देखते रहते हैं। एक दिन कुणाल ठान लेता है कि वो अपनी माँ से इस बारे में बात करेगा, पर वो जैसे ही उनको समझाता है सुशीला जी रोने लगती है। मैं तो बस एक अच्छा काम कर रही थी बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं उसे आज ही बोल देती हूँ। माँ ऐसी बात नहीं है, अब समझो ना। वो अब क्यों नहीं देख पा रही हो माँ? आप रहने दो प्लीज़, माँ जी को कुछ मत बोलो। माँ जी कुछ गलत नहीं कर रही है। आप चलो अभी अपने कमरे में चलकर आराम करो। नीलम कुणाल को अपने कमरे में ले जाती है। कुणाल को ये बात समझ में नहीं आती कि नीलम ने माँ जी को समझाने क्यों नहीं दिया। माँ जी को कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वो अपनी आंखों से देख नहीं लेगी उनको यकीन नहीं होगा, और ये काम मैं करूँगी। अब बस आप देखते जाओ। अगले ही दिन नीलम की छुट्टी होती है और वो घर पर ही रहकर रज्जो पर नज़र रखती है। नीलम और सुशीला बाहर सोफे पर बैठे थे, तभी वहाँ रज्जो आती है। माँ जी मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। मैंने इनको फ़ोन किया था कि पैसे भेज दी, पर फ़ोन लगा ही नहीं। अरे मैं देती हूँ ना पैसे, बता कितने चाहिए? जी बस 10,000। 10,000? मैं इनसे वापस करवा दूंगी दीदी। अरे नहीं नहीं रज्जो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम रख सकती हो। रज्जो पैसे लेकर मुस्कुराती हुई वहाँ से डॉक्टर के पास चली जाती है। नीलम अपनी सासू माँ के पास बैठी थोड़ी देर बातें करती है, फिर बातों ही बातों में बोल देती है, बेचारी रज्जो यहाँ कितनी अकेली है ना। देखो ना डॉक्टर के पास भी अकेले जाना पड़ता है। अरे मैं तो उससे कहती हूँ कि मुझे ले जाया कर, पर वो मना कर देती है। क्योंकि वो नहीं चाहती ना कि आप परेशान हो। पर आपको जाना चाहिए माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने, तो ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। क्या पता अंदर अंदर उसे कोई तकलीफ हो। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं बहू, मैं अब अगली बार से उसके साथ ज़रूर जाऊंगी। अरे माँ जी अगली बार क्यों, अभी चलते हैं ना, मेरी भी छुट्टी है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वहाँ से हम रज्जू को कुछ अच्छा सा खिलाने ले चलेंगे, और वो हमें वहाँ अचानक ऐसे डॉक्टर के पास देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी ना। हाँ बहू ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चल चल जल्दी चलते हैं। नीलम और सुशीला रज्जू के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। वो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, पर वहाँ जाकर उनको एक नई कहानी सुनने मिलती है। रज्जू? कौन रज्जू?
मेरे पास कोई रज्जू नाम की प्रेग्नेंट लेडी नहीं आती मैम, आप किसी दूसरे क्लिनिक में आ गई हो। अरे रज्जो तो हमेशा मुझे आपके ही क्लिनिक का नाम बताती है। अरे माँ जी क्या पता हम ही गलत आ गए हो। चलो चलते यहाँ से, मैं आपको ना अभी एक और बढ़िया सी जगह लेकर जाती हूँ। अरे पर रज्जो, अरे जब घर जाओगे तो उससे खुद पूछ लेना, ठीक है ना। नीलम अपनी सास को एक मॉल में लेकर जाती है। वहाँ अपनी सास को सीधा एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। ये जगह ठीक है बैठने के लिए माँ जी, बैठिए ना, यहाँ का खाना ना बहुत यम्मी है। अरे पर घर पर खाना बना तो है ना बेटा। अरे माँ जी कभी कभी बाहर का खाना भी खा लेना चाहिए। नीलम खाना ऑर्डर करती है और दोनों सास बहू खाना खाने लगती है। खाना खाते खाते सुशीला जी एकदम रुक जाती हैं। उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। क्या हुआ माँ जी, रुक क्यों गई? खाओ ना खाना। नीलम बहू जरा वो देखना, उधर वो रज्जो और राजू ही है ना, या मेरी आंखें धोखा खा रही है? अरे हाँ, ये तो राजू और रज्जू ही है। ये यहाँ क्या कर रही है? और ये राजू तो बाहर गया था। चलिए माँ जी अभी चलकर पूछ लेते हैं। नीलम और सुशीला उन दोनों के पास जाते हैं। राजू और रज्जू की तो सुशीला और नीलम को देखकर ही हालत खराब हो जाती है। यह सब क्या है रज्जो? तू तो डॉक्टर के पास गई थी ना, और तू तो बाहर गया हुआ था। और ये तेरा पेट, तू प्रेग्नेंट थी तो ये पेट अचानक से गायब कैसे हो गया रज्जो? वो माँ जी, मैं डॉक्टर के पास ही गई थी, पर वो मैं तो आज ही आया हूँ बुआ। सर आपका बिल। और हाँ, आप पिछले हफ्ते अपना ये बॉक्स यहीं भूल गए थे। पिछले हफ्ते? पर ये तो 2 महीने से बाहर था, बॉक्स किसी और का होगा। नहीं मैम, ये तो हर हफ्ते लंच करने यहीं आता है, ये बॉक्स इनका ही है। चलो माँ घर चलते हैं, अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल और नीलम उसी वक्त सुशीला को घर ले आते हैं। पिछले हफ्ते उसी रेस्टोरेंट में मेरी मीटिंग थी और तभी मुझे ये सब पता चला। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप यकीन नहीं करती ना, इसलिए ये सब आपके सामने लाना ज़रूरी था। रज्जू और राजू ने आपको पागल बनाया। ना तो वो प्रेग्नेंट थी और ना ही राजू बाहर गया हुआ था। वो बस आपको लूट रहे थे माँ जी। पता नहीं है आपको किसी भी बेचारी लड़की को देखकर क्या हो जाता है। सबको अपनी बहू समझ बैठती हो और सब लुटाने तैयार हो जाती हो।